देखिएगा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बेटा, भाई बना लिया आपने, देखो पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ा बनाने के मेथड, और अब क्या पढ़ रहे हो बेटा, प्योरिफिकेशन का मेथड, कि प्योर कैसे किया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा सुनिएगा, कि जस्ट मैंने अभी आपको पेप्टाइजेशन प्रोसेस में क्या पढ़ाया, कि प्रेसिपिटेट के चारों तरफ एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला के चार्ज अपन लेके आए। भाई जो भी प्रेसिपिटेट था बेटा, उसके ऊपर आपने क्या किया कि आप उस पर चार्ज लेके आ रहे हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये चार्ज लाने के बाद कोलोइडल सॉल्यूशन बना। ध्यान दें, चार्ज लाने के बाद बेटा, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के स्टेबल होने की शर्त है कि उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पे चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा मान लीजिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट था, और उस पर चार्ज लाने के लिए मैंने बेटा फेरिक क्लोराइड मिला दिया। मान लो कि जरूरत थी बेटा 10 मोल फेरिक क्लोराइड की चार्ज लाने के लिए सभी के ऊपर, और मैंने गलती से 12 मोल फेरिक क्लोराइड मिला दिया। तो ऐसी अवस्था में बेटा जो एक्स्ट्रा 2 मोल फेरिक क्लोराइड पड़ा हुआ है उसको हटाना जरूरी है, वरना वो क्या करेगा, वरना वो उस चार्ज को उड़ा के वापस से प्रेसिपिटाइजेशन शुरू कर देगा। ध्यान दें क्या लिखा हुआ देखो इसके अंदर बेटा, कि द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कम अमाउंट बेटा, इज असेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट ताकि इस पर चार्ज मेंटेन रहे, जरूरी होता है कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन लार्जर क्वांटिटीज कोगुलेटेड, मतलब कोगुलेशन का मतलब है प्रेसिपिटाइजेशन, आएगा इसी चैप्टर में आगे बेटा डिटेल में। वापस सुने कि अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वो ही एक्सेस में है, लिमिट से ज्यादा है, तो वो वापस से कोगुलेशन शुरू कर देता है, प्रेसिपिटाइजेशन शुरू कर देता है, अगर लिमिट से ज्यादा है तो। कैसे वो अपन आगे मैकेनिज्म में समझेंगे बेटा, अभी तो आप फोकस करो प्योरिफिकेशन पे। कोगुलेशन अलग से टॉपिक आएगा, पूरा डिटेल में चलेगा, वहां ये भी डिस्कस होगा कि किस तरह से लिमिटेड तो सेफ रख रहा है, और एक्सेस मिलाने पर वही चीज जो सेफ रख रही थी उसी को अगर एक्सेस में मिलाया तो फाइनली उसने मामला खराब कर दिया बेटा। वो अपन मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, प्योरिफिकेशन पे आ जाओ, कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है, और जो एक्स्ट्रा है उसे हटाना है। किसको हटाना है, एक्स्ट्रा को। ध्यान दें अब इस बात पे, किसे हटाना है, एक्स्ट्रा को। क्या सारा ही इलेक्ट्रोलाइट हटाना है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट हटाना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट हटाना है। ध्यान दें इस बात पे, फिर गौर से सुने, कि सारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं हटा रहे इसके प्योरिफिकेशन में, कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का मुझे बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना था, मैंने फेरिक क्लोराइड मिलाया, 10 मोल की जरूरत थी, 12 मोल मिला दिया, तो मैं हटाऊंगा सिर्फ 2 मोल। अगर मैंने पूरा 12 मोल हटा दिया ना तो मामला वापस बिगड़ जाएगा। यानी इसके प्योरिफिकेशन में देखो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन लिखी है बेटा, क्या लिखा है देखो, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज टू ए रिक्विसाइट मिनिमम। दैट मींस क्या, कि बेटा जो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना वहां तक रिड्यूस करना है, बस उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं करना इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन को, कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वहां तक ही रिड्यूस करना है। क्या सवाल बनेगा इसका, सवाल बनेगा कि मान लीजिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन वी हैव टू रिमूव ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज। हाँ बेटा, वी हैव टू रिमूव ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज, तो वो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सारी इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज नहीं हटाते, मिनिमम रिक्वायर्ड जो होती है ना बेटा, मिनिमम रिक्विसाइड, उसके अलावा इंप्योरिटीज को हटाया जाता है, सबको नहीं हटाया जाता। तो अगर लिमिट से ज्यादा प्योरिफिकेशन करने की कोशिश की गई, मतलब सारी ही आप कहो कि मैं तो सारा इलेक्ट्रोलाइट हटा दूंगा, तो वो बेटा फिर प्योरिफिकेशन नहीं करेगा, वो प्रेसिपिटाइजेशन कर देगा, कोगुलेशन कर देगा। ये बात ध्यान रखोगे बेटा। अब इसमें बेटा 3 मेथड आ जाते हैं, एक है डायलिसिस, एक है इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
प्योरिफिकेशन में एनसीईआरटी में कितने मेथड दिए बेटा? 3, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बहुत सिंपल है, देखिएगा बेटा इधर। डायलिसिस में क्या कर रहे हैं बेटा अपन, इसमें देखिएगा कि ये सिचुएशन है आपके पास में, हाँ बेटा आप देखो इधर, ये एक बेटा कंटेनर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं डायलेटिंग बैग। अरे ये क्या है भाई, लिखने दो बेटा, डायलेटिंग बैग बेटा। और ये इसमें बेटा डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बेटा, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। इसकी खास बात क्या होती है कि जो ये मेम्ब्रेन है ना बेटा, इसमें पोर की साइज जो होती है वो होती है छोटी। ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, इसमें पोर साइज कैसी होती है? छोटी। अब छोटी पोर साइज अगर है तो इसमें से ट्रू सॉल्यूशन जो है वो तो बाहर निकल पाएगा, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटी होती है उसमें। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना बेटा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि कोलोइडल की पार्टिकल साइज बड़ी होती है। तो आपने क्या किया कि वाटर यहां बहुत तेजी से फ्लो करवाया और यहां से आप वाटर रिमूव करवा रहे हो। तो वाटर में डिसॉल्व होने वाली जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज है, वो वाटर इसमें फ्लो करके अंदर भी जाएगा और वाटर इसमें से बाहर भी आएगा। लेकिन बेटा जब वाटर इसमें से बाहर आएगा तो उसमें से ट्रू सॉल्यूशन वाली या जो छोटे पार्टिकल वाली इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज है वो पानी के साथ डिसॉल्व होके बाहर आ जाएंगी। समझे क्या बेटा? और इस बैग के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन वाली सिचुएशन जो है बेटा वो बची हुई रह जाएगी। कौन सी सिचुएशन बची रहेगी बेटा? कोलोइडल सॉल्यूशन वाली, या सोल पार्टिकल इसके अंदर रह जाएंगे। समझे क्या भाई? अब एक नाम और देख रहे हैं आप बेटा यहां पर, क्रिस्टलोइड। क्या होता है समझाता हूं। क्रिस्टलोइड बेटा एग्जाम्पल से लेता हूं मैं कि NaCl को पानी में डिसॉल्व करने पर वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है और NaCl को ही बेंजीन में डिसॉल्व करने पर वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, कोलोइडल सोल बनाता है। तो जो NaCl का पानी प्लस बेंजीन में बनाया हुआ मिक्सचर है बेटा, उसे अपन बोलेंगे क्रिस्टलोइड। कि NaCl को पानी में डिसॉल्व किया, फिर उसे बेंजीन में मिला दिया बेटा, ठीक है। अब वो जो मिक्सचर तैयार हुआ उसे बोलते हैं क्रिस्टलोइड। तो अब करना क्या है मुझे क्या करना है कि NaCl की जो पानी में डिसॉल्व वाली कंडीशन थी बेटा, उसको एक तरह से हटाना है और बेंजीन में डिसॉल्व वाली कंडीशन को बचाना है। तो बेंजीन में जो NaCl होगा उसमें पार्टिकल साइज बड़ी होगी बेटा, सोल साइज के रहेंगे, और पानी में जो होगा बेटा वो इसमें रिमूव होके बाहर आ जाएगा। एक और चीज है बेटा, क्रिस्टलोइड की खास बात एक और होती है कि इसमें पार्टिकल साइज बेटा, एक और चीज ध्यान रखना कि क्रिस्टलोइड बेटा ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट कैटेगरी में रहती है, ट्रू से थोड़ा सा बड़ा और कोलोइडल से थोड़ा सा छोटा। तो वो भी क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाएंगे। और इसके पीछे क्या बचेगा? इसमें पीछे बचेंगे ये सोल पार्टिकल्स बेटा। कैसे पार्टिकल बच जाएंगे? सोल पार्टिकल इसमें पीछे बचेंगे। तो वो सिंपल सा मेथड है बेटा, क्या कि एक बैग है, उस बैग में कोलोइडल पार्टिकल भी पड़े हुए हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल भी पड़े हुए हैं और क्रिस्टलोइड भी पड़े हुए हैं। पानी फ्लो किया तेजी से तो उस पानी के साथ बह के ट्रू सॉल्यूशन वाले तो वो जल्दी बाहर आ जाएंगे और क्रिस्टलोइड वाले धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे बेटा। और पीछे क्या बच जाएंगे? सोल के पार्टिकल्स। बस एक नाम खास ध्यान रखना बेटा इसके अंदर, क्या कि ड्यूरिंग प्रोसेस ओवरऑल जो स्पीसीज बाहर आ रही है ना इस बैग में से, वो आ रही है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से बेटा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा? वो सिंपल डायग्राम से ही मामला निबट जाएगा कि वाटर इनलेट है, वाटर आउटलेट है बेटा, उसके साथ में ट्रू सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल और क्रिस्टलोइड बाहर आ रहे हैं और पीछे क्या बच रहे हैं बेटा? सोल के पार्टिकल्स इसमें पीछे बच जाएंगे। इतना सा है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ये पार्टिकल्स इसमें बाहर आ रहे हैं। अब डिफ्यूजन प्रोसेस है कंपैरेटिवली स्लो होता है बेटा, थोड़ा धीमा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन प्रोसेस अगर स्लो है तो बेटा ऐसे में फास्ट प्रोसेस करवाने के लिए काम में लिया जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये है डायलिसिस बेटा, देखना। और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होगा, यहां पर एनोड और कैथोड लगा देंगे बस।
देखो इधर बेटा क्या है, ये रहा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इतना ही डिफरेंस है कि एक्स्ट्रा में क्या लगा देते हैं बेटा, एक्स्ट्रा में लगा देते हैं एनोड, सॉरी एनोड और कैथोड एक्स्ट्रा में लगा देते हैं। अब उससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए इसमें सारी इंप्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइटिक थी, दैट मींस कैटायनिक और एनायनिक। तो एनायन जो है बेटा, एनायन वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट जल्दी होंगे और कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो जल्दी जल्दी इस बैग में से बाहर आएंगे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। और जल्दी जल्दी अगर बाहर आएंगे बेटा, दैट मींस प्योरिफिकेशन फास्ट होगा कि स्लो होगा, फास्ट हो जाएगा बेटा। तो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पर एनोड कैथोड एक्स्ट्रा में लगा देते हैं ताकि कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होके थोड़ा जल्दी प्रोसेस करवा दे, उनका जल्दी डिफ्यूजन हो जाए। बस इतना ही अंतर होता है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीसरा मेथड जो है प्योरिफिकेशन का। बहुत हद तक नाम में क्लियर होना चाहिए बेटा कि नॉर्मल फिल्टर पेपर काम आएगा कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर काम आता है। समझे कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना बेटा, उसमें पोर साइज बड़ी होती है, तो ट्रू सॉल्यूशन तो उसमें से फ्लो करके निकल ही जाएगा फिल्टर होके, साथ में कोलोइडल सॉल्यूशन भी उसमें से फिल्टर हो जाता है। तो क्या नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप बेटा ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर में जो पोर साइज होती है बेटा, फिल्टर पेपर की जो पोर साइज होती है, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, ये पोर साइज बड़ी है। अगर मैं किसी तरीके से इसमें पोर साइज को छोटा कर दूं, इस पोर साइज को छोटा कर दूं अगर, तो ऐसी स्थिति में बेटा पोर साइज को छोटा कर दिए जाने पर इसमें से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो अभी भी फिल्टर होंगे, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल फिल्टर नहीं होंगे। तो बस मुझे क्या करना है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर साइज जो थी उनको छोटा करना है, और उससे जो बनेगा उसे मैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनेगा। किसके साथ ट्रीट किया जाता है इसको बेटा? इसे ट्रीट करते हैं कोलोडियन के साथ बेटा, कोलोडियन के साथ। देखिए रहा कोलोडियन बेटा, कोलोडियन के साथ इसको ट्रीट करते हैं। फिल्टर पेपर को डिप कर देते हैं कोलोडियन के सॉल्यूशन में। कोलोडियन का सॉल्यूशन क्या बेटा? एल्कोहल और ईथर में बना हुआ नाइट्रोसेलुलोज का 4% सॉल्यूशन। ध्यान दे, एल्कोहल और ईथर है, एल्कोहल और पानी नहीं है बेटा। क्या है भैया? बोलो कि एल्कोहल और ईथर में बना हुआ नाइट्रोसेलुलोज का 4% जो सॉल्यूशन है ना बेटा, उसी को कोलोडियन बोला जाता है। और इसमें जब नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप करते हैं ना बेटा, तो इसके पोर साइज के चारों तरफ बेटा ये कोलोडियन अरेंज हो जाता है, ये जमा हो जाता है वहां पर बेटा, और इसको पोर साइज को छोटा कर देगा। तो ऐसी स्थिति में बेटा यहाँ से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो बाहर निकलेंगे, पर कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन एक और चीज आप जानते हो बेटा कि कोई भी फिल्टर पेपर था, आपने उसको किसी भी लिक्विड में डिप किया तो बेटा फिल्टर पेपर एकदम बेटा ऐसे स्मूथ सा हो जाएगा, वो अच्छे से फिल्टर करने के लायक नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में बेटा इसकी वापस हार्डनिंग भी की जाती है। पहले कोलोडियन से ट्रीट करवाते हैं और फिर इसकी हार्डनिंग करने के लिए बेटा फॉर्मल्डिहाइड में भी डिप करते हैं। दैट मींस नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, पहले कोलोडियन में डिप किया, फिर फॉर्मल्डिहाइड में डिप किया, ताकि इसकी अच्छे से हार्डनिंग हो जाए बेटा, फिक्सिंग हो जाए इसकी अच्छे से। और जो तैयार हुआ उसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोला, जिसमें से पोर साइज छोटी होने के कारण ट्रू सॉल्यूशन तो फिल्टर होगा पर कोलोइडल सॉल्यूशन फिल्टर नहीं होगा, दोनों सेपरेट हो पाएंगे आसानी से। अब आप खुद सोचिए कि नॉर्मल फिल्टर पेपर भी होता है ना बेटा, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन अगर आपने पोर साइज को और भी छोटा कर दिया तो ऐसी स्थिति में बेटा फिल्ट्रेशन स्लो क्या, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, लिमिट से भी ज्यादा स्लो हो जाएगा बेटा। और अगर लिमिट से भी ज्यादा स्लो हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा कि प्रोसेस होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करवाने के लिए बेटा काम में लिया जाता है सक्शन प्रेशर बेटा। क्या काम में ले लेते हैं बेटा? सक्शन प्रेशर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, टू स्पीड अप द प्रोसेस
प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड बेटा, सक्शन प्रेशर लगा देते हैं फिल्टर पेपर के नीचे ताकि स्पीड जो है वो थोड़ी सी क्या हो सके, बढ़ सके। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा यहाँ तक कि आप लोगों को भाई कोई तकलीफ इसमें किसी को भी नहीं है बेटा? ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो आपने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर आपने प्रिपरेशन के 3 मेथड पढ़े बेटा, नाम तो बता दो कम से कम, केमिकल, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रेडिंग आर्क, और तीसरा क्या था बेटा, पेप्टाइजेशन। फिर प्योरिफिकेशन के नाम पढ़े आपने, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस बेटा, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ध्यान रखना इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो प्योरिफिकेशन का मेथड है और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन किसका मेथड था, बनाने का मेथड था। देखो अब नाम में कंफ्यूजन शुरू होगा बेटा, इसलिए बार बार रिवाइज करवाता हूं मैं इनके नाम। अब बेटा प्योर कर चुके, अब क्या करना होता है बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी। पहली कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है बेटा, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, कि जो भी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है इन द केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, या फिर सोल्यूट पार्टिकल है इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अगर बेटा रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होती है। रिलेटिव से मतलब क्या है बेटा, कि सोलवेंट के रेस्पेक्ट में चेक करना होता है कि रिलेटिवली कितने ज्यादा है। नहीं समझे, अरे समझो इधर, लिखना मत, देखो इधर, कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है बेटा, फर्स्ट ए का सॉल्यूशन सेकंड, इसमें बेटा सोल्यूट है मेरे पास मान लो 100 और सॉल्वेंट है मेरे पास कितने, 1000। कितने सॉल्यूट के पार्टिकल है, 100 है बेटा। एक और है मेरे पास जिसमें सॉल्वेंट के हैं बेटा 200, ठीक है, और सॉल्यूट के हैं 50। तो मुझे बताओ किसमें सॉल्यूट के रिलेटिव पार्टिकल्स ज्यादा है। सॉल्यूट के टोटल पार्टिकल तो इसमें ज्यादा है बेटा, लेकिन रिलेटिव पार्टिकल अगर मैं देखूं तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में, दोनों तरफ बराबर इमेजिन करो, तो अगर इसके 1000 में 100 है तो 200 में कितने होंगे, 1000 में 100 है तो 200 में बेटा कितने होंगे, 20 होंगे क्या। अब देखो कंपेयर, 200 में 50 और 200 में 20, तो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट किस में ज्यादा है, सॉल्यूशन फर्स्ट में कि सेकंड में, सेकंड में बेटा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी किस में ज्यादा होंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेकंड में ज्यादा होंगी। रिलेटिव नंबर से मतलब समझ गए ना बेटा। तो बात ये कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव नंबर पर डिपेंड करती हैं बेटा। रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होती हैं बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या क्या बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब के सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो बेटा रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा, दैट मींस ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा बेटा। अब अपन को कंपेयर करना है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का किसके साथ, ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ। सिंपल उदाहरण लेता हूं मैं बेटा सीधा, देखिए ना कि मैंने NaCl को पानी में मिलाया है और एक तरफ NaCl को मैंने बेंजीन में मिलाया बेटा, ठीक है। होता क्या है कि NaCl को जब पानी में मिलाते हो तो ट्रू सॉल्यूशन बनता है और यहां पार्टिकल साइज छोटी होती है, पार्टिकल साइज छोटी होती है। पार्टिकल साइज अगर छोटी होगी तो संख्या क्या होगी, एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा हो जाएगी। जबकि जब बेंजीन में इसको आप बनाओगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है और यहाँ पर पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो संख्या क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। अरे सिंपल उदाहरण लो, इधर देखो, एक कंटेनर में जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल आ रहे हैं तो बेटा संख्या में ज्यादा आ पाएंगे, और एक कंटेनर में बेटा उतना ही वॉल्यूम है, बड़े बड़े पार्टिकल आ रहे हैं बेटा तो कम संख्या में आ पाएंगे ना बेटा। तो सोच सिंपल है, छोड़ो सारा लफड़ा, इतना सिंपल है क्या कि कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बड़ी होती है
तो यूनिट वॉल्यूम में उनकी संख्या कम मिलेगी, संख्या कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम। अरे किस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, ट्रू में कि कोलोडल में? कोलोडल सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होती है। दैट मीन्स बेटा NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस में कम होंगी, पानी में कि बेंजीन में? बेंजीन में वो कोलोडल सॉल्यूशन बनाता है और वहां पर उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या रह जाएंगी, कम रह जाएंगी बेटा। कोलोडल अगर बन रहा है तो कोलोडल के केस में बेटा पार्टिकल साइज बड़ी होती है, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल कम रह जाते हैं, इसलिए वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा कम देखने को मिलती है इन द केस ऑफ कोलोडल सॉल्यूशन। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा आप लोगों को? देखो बेटा नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा टिंडल इफेक्ट। समझना इसको, पहला अपन ने कोलोडल प्रॉपर्टीज पढ़ा बेटा, दूसरा आ जाता है इसके अंदर टिंडल इफेक्ट। बेटा अच्छे से समझना इसको कि क्या है एक्चुअली सिस्टम। ये होता क्या है कि मान लीजिए बेटा, सीधे एग्जांपल से मैं लेता हूं पहले इसको, कि मान लीजिए आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है। दैट मींस आपने मान लो NaCl को पानी में डिसोल्व किया हुआ है और एक कांच की गिलास में आपने उसको लिया, या मान लीजिए इस बोतल में आपने लिया बेटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि बेटा इस डायरेक्शन से, अच्छा इसको मैंने एक डार्क रूम में रखा, बिल्कुल डार्क रूम में, और एक टॉर्च लेके मैं इस पर इस डायरेक्शन से इसके ऊपर फोकस डाल रहा हूं बेटा, ठीक है। अच्छा जिस डायरेक्शन से मैं इस पर फोकस डाल रहा हूं उसी डायरेक्शन में मैं इसको ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, तो ये मुझे एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। फिर मैंने क्या किया कि इसी डायरेक्शन से फोकस डाल रहा हूं, लेकिन इसके परपेंडिकुलर होकर मैं इसको देख रहा हूं। फोकस यहां से डाल रहा हूं और देख रहा हूं परपेंडिकुलर, ऊपर से देख रहा हूं, फोकस इधर से डाल रहा हूं, देख ऊपर से रहा हूं, तो बेटा बिल्कुल ये आपको डार्क हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट कंडीशन दिखाई नहीं देगी। ये बात किसकी हुई, ट्रू सॉल्यूशन की। अब आपने क्या किया, कोलोडल सॉल्यूशन ले लिया बेटा, NaCl को बेंजीन में डिसोल्व कर दिया और वो कोलोडल सॉल्यूशन तैयार कर दिया उसका। फिर वही तरीका, उसे भी आप डार्क रूम में ले गए, पहले आपने फोकस डाला और जिस डायरेक्शन से फोकस डाला उसी से देख रहे हो तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, लेकिन अगर उसको परपेंडिकुलर देखोगे तो आपको बेटा उसमें ल्यूमिनेसेंस दिखाई देगी, ब्लूइश कलर की चमक दिखाई देगी, एक कोन के जैसा दिखेगा, जिसे टिंडल कोन बोलेंगे बेटा। किसमें, कोलोडल सॉल्यूशन में है। और देखना किधर से है बेटा, लाइट की डायरेक्शन में नहीं देखना। देखो ये लाइट का सोर्स है, इधर ये लाइट आ रही है तो देखना ऊपर से, देखो आंख ऊपर बना रखी है इसने बेटा, परपेंडिकुलर देखना होता है। और ये जो टिंडल कोन है बेटा, ये किस में दिखाई देता है, कोलोडल सॉल्यूशन में दिखाई देता है, ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता। ट्रू सॉल्यूशन में तो सब कुछ डार्क हो जाता है बेटा। अगर लाइट की डायरेक्शन से देखोगे तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, चाहे ट्रू हो चाहे कोलोडल हो, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखने पर बेटा ट्रू सॉल्यूशन में सब कुछ डार्क हो जाता है, लेकिन कोलोडल सॉल्यूशन में बेटा ब्लूइश कलर की चमक दिखाई देती है, जिसे अपन टिंडल कोन बोल देते हैं। टिन कोन जैसी शेप आती है बेटा, टिंडल कोन उसे बोल देते हैं बेटा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताऊं इसका पहले, फिर अपन आते हैं बेटा इसके कॉन्सेप्ट पे भी। प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताऊं तो जैसे सिनेमा होता है, उसमें प्रोजेक्टर पे जो लाइट, प्रोजेक्टर की लाइट जो जाती है ना बेटा स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर, आपने कभी देखा हो तो प्रोजेक्टर से जो लाइट स्क्रीन पर जाती है, उस लाइट को अगर आपने बेटा कभी परपेंडिकुलर नीचे से देखा हो तो बेटा उसमें डस्ट के पार्टिकल चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो टिंडल इफेक्ट का ही उदाहरण है। घरों में भी रोशनदान पे से जो धूप आती है ना बेटा, अगर उस धूप आती हुई स्थिति को डार्क रूम में आप जाकर के देखोगे, डार्क रूम में, और परपेंडिकुलर देखोगे तो आपको बेटा चमकते हुए दिखेंगे। वो भी किसका एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट का बेटा। किस में मिलता है, किस में होता है, कोलोडल सॉल्यूशन में। सीधी सी बात है ना बेटा कि सिनेमा हॉल में एनवायरनमेंट में हवा है, मीडियम तो क्या बेटा, हवा, एरोसोल है, और डस्ट पार्टिकल घूमते फिर रहे हैं बेटा, तो एरोसोल सिचुएशन है वहां पर। कोलोडल सिस्टम है तो उसमें टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है बेटा। क्या पॉइंट आया कि किधर से देखना, परपेंडिकुलर देखना बेटा। अच्छा दिखाई क्या देता है कि आखिर ये लाइट की फॉर्म में जो चमक दिखाई दे रही है, चमक दिखाई देती क्यों है बेटा, बात ये आती है। तो वास्तव में होता क्या है कि जो कोलोडल साइज का पार्टिकल है, कोलोडल साइज का पार्टिकल, वो आने वाली लाइट की स्कैटरिंग करता है। क्या करता है, स्कैटरिंग कर देता है बेटा। और लाइट की अगर स्कैटरिंग होगी तो आपको या अपन को ऑब्जर्व होने वाला जो पोर्शन होता है ना बेटा, वो स्कैटर्ड लाइट ऑब्जर्व होती है। ध्यान दें, अपन को पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं होता। आपने देखा हो तो चमक दिखाई देती है बेटा, पार्टिकल नहीं दिखता। पार्टिकल से स्कैटर्ड होने वाली लाइट ऑब्जर्व होती है बेटा, स्कैटर्ड लाइट ऑब्जर्व होती है अपन को।
अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है बेटा, मैंने क्या बोला फिर सुन ले, कि पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं होता, पार्टिकल से स्कैटर्ड होने वाली लाइट ऑब्जर्व होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि क्या टिंडल इफेक्ट की सहायता से कोलोइडल पार्टिकल की साइज और शेप बताई जा सकती है क्या? नहीं बता सकते। बोला ना आपको बेटा कि पार्टिकल तो ऑब्जर्व होता ही नहीं है, पार्टिकल से स्कैटर्ड होने वाली लाइट ऑब्जर्व होती है बेटा, स्कैटर्ड लाइट ऑब्जर्व होती है। पार्टिकल जब दिख ही नहीं रहा तो आप उसकी साइज और शेप बता ही नहीं सकते बेटा। आई बात समझ में? अगला पॉइंट क्या कि पार्टिकल का जो डायामीटर है ना बेटा, वो सफिशिएंट होना चाहिए। काम आने वाली लेमडा से, काम आने वाली वेवलेंथ से, जो लाइट की वेवलेंथ है उससे बहुत कम नहीं होना चाहिए बेटा डायामीटर पार्टिकल का। और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का डायमीटर बहुत कम होता है, और ट्रू सॉल्यूशन में अगर पार्टिकल का डायमीटर बहुत कम है तो वो प्रॉपर्ली स्कैटरिंग करेगा नहीं और वहां पर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? क्या क्या पॉइंट आए कि ऑब्जर्व होता किसमें, ट्रू में कि कोलोइडल में? कोलोइडल में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहां से देखना है, लाइट की डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर देखना है। तीसरा पॉइंट कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व हो रहा है बेटा, पार्टिकल नहीं दिखता, पार्टिकल से स्कैटर लाइट दिखाई देती है, इसी वजह से पार्टिकल की साइज और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन ये अपन को प्रोवाइड नहीं करवाता। इस प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस करने के लिए बेटा। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, जबकि कोलोइडल में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अगला पॉइंट कि पार्टिकल साइज का, जो पार्टिकल का डायामीटर है वो काम आने वाली वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। याद रखने के लिए सिंपल है कि ट्रू में छोटा होता है तो वहां पर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। साथ में बेटा जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है बेटा, क्या क्या, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो होता है बेटा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बेटा, इनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है उनमें एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान दें कि फेज और मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सिमिलर हुए तो आपको पार्टिकल अलग से, मतलब पार्टिकल से स्कैटर्ड लाइट अलग से ऑब्जर्व नहीं होगी, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा हो जाएगा। अगर आपको पार्टिकल से स्कैटर लाइट ही ऑब्जर्व करनी है तो फेज और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है बेटा वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों के अंदर बेटा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज, ठीक है ना बेटा। ये सीधा पूछ सकता है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट, और दोनों लिख देगा, एक ऑप्शन बोथ दे देगा, एक ऑप्शन नन दे देगा। और या फिर वो क्या कर सकता है बेटा कि दोनों में से एक तो सही लिख देगा, एक गलत लिख देगा। जैसे समझना क्या बोल रहा हूं मैंने, सुनना कि कौन सी कंडीशन है, ठीक है। पहली लिखी हुई है द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल is not much smaller than the wavelength of the light used, और दूसरी लिखी हुई है the refractive indices of disperse phase and dispersion medium should be less differ in magnitude। तो बेटा कौन सी शर्त सही हुई कि वास्तव में पार्टिकल का जो डायामीटर है बेटा वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है बेटा। और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में मैंने बोला कि डिफरेंस कम होना चाहिए, तो वो बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंस सफिशिएंट होना चाहिए, तुलनात्मक रूप से ज्यादा होना चाहिए बेटा। क्या टिंडल इफेक्ट की ये सारी रामायण क्लियर है बेटा आप लोगों को? फिर सुन लीजिए कि ट्रू में होता है कि कोलोइडल में? कोलोइडल में पहला पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखना होता है। दूसरा पॉइंट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई देगा, पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग कर रहा है। तीसरा पॉइंट स्कैटर्ड लाइट दिखाई देती है ना कि पार्टिकल, तो पार्टिकल की शेप और साइज की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। पार्टिकल का डायामीटर काम आने वाली वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो है फेज और मीडियम के उनमें सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। और जो माइक्रोस्कोप काम आता है ना बेटा इसको देखने के लिए, भाई पूरा एग्जैक्ट अगर आपको टिंडल कौन दिखाई देखना है बेटा, देखो चमक तो अपन को भी दिखाई दे देगी, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको स्पेशल टिंडल कौन देखना है बेटा, कौन शेप देखनी है उसकी, तो फिर आपको बेटा माइक्रोस्कोप काम में लेना पड़ता है, जिसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोल देते हैं बेटा। और वो किस साइंटिस्ट ने बनाया? जिगमोंडी ने बेटा। किसने बनाया? जिगमोंडी ने। एक्चुअली अगर टिंडल कौन तक आपको देखना है तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप काम में लेना पड़ता है बेटा। नाम है बस, जिगमोंडी ने बनाया था वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बेटा। इतनी छोटी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी ऑब्जर्व हो जाती है उसके अंदर। क्या टिंडल इफेक्ट क्लियर है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है बेटा टिंडल इफेक्ट के बाद में कलर बेटा। भाई बहुत सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है इसमें, क्या कि कलर जो है बेटा वो स्कैटर्ड होकर जो लाइट अपन को मिली उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा।
और ये बात सही भी है बेटा कि द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल। भाई वेवलेंथ है, लैम्डा बदलेगा तो कलर बदलेगा ना बेटा, सीधी सी बात है। अब वो लैम्डा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? भाई स्कैटर्ड होके जो मुझे लैम्डा मिला, वो लैम्डा बेटा खासकर 3 बातों पर डिपेंडेंसी उसकी लिखी हुई एनसीईआरटी में बेटा। पार्टिकल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है बेटा। The wavelength of light further depend on size and nature of particle। पार्टिकल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की साइज पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ ऑब्जर्वर जो होता है बेटा, जो ऑब्जर्वर है वो किस डायरेक्शन से बेटा अपनी आंखों तक उसकी आंखों तक लाइट पहुंच रही है बेटा, इस बात पर भी बेटा ऑब्जर्व होने वाला कलर डिपेंड करता है। किस किस पर बेटा? देखिएगा वापस से क्या क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा इसके अंदर। The wavelength of light further depend on the size and nature of particle। The color of colloidal solution also changes with the manner in which the observer receive the light। तो ये तो लाइन की बात हुई बेटा। अब इसके अंदर कैटेगरी क्या है बेटा कि ओवरऑल 3 बातों पर याद रखो आप, याद रखने के लिए बेटा क्या क्या आ जाएगा कि पार्टिकल की साइज पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है बेटा, और ऑब्जर्वर की जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से वो बेटा लाइट रिसीव कर रहा है, इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है। तीनों बातों पर डिपेंड करता है बेटा। किस किस पर बोलो फिर से? साइज पर पार्टिकल की नेचर पर, और ऑब्जर्वर ने किस डायरेक्शन से लाइट रिसीव की है बेटा। देखो उदाहरण भी दिया हुआ है। पहला उदाहरण इसने ऑब्जर्वर के लिए दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है बेटा, वो ब्लू कलर का अपीयर होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट है तो उसमें कैसा अपीयर होता है बेटा? ब्लू कलर का अपीयर होता है। जबकि अगर ट्रांसमिटेड लाइट में देखें तो वो ही कैसा दिखता है? रेड कलर का। कि बेटा दूध और पानी का मिक्सचर है, वो भी एक कोलोइडल सिस्टम है बेटा। अगर उसको बेटा ट्रांसमिटेड लाइट में देखा तो वो रेड कलर का दिखा बेटा, जबकि उसी को रिफ्लेक्टेड लाइट में देखा तो वो ब्लू कलर का दिखा। दैट मींस ये ऑब्जर्वर ने बेटा किस डायरेक्शन से बेटा लाइट रिसीव की है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। साथ में बहुत अच्छा उदाहरण इसने दिया हुआ बेटा, साथ में देखो कि फाइनेस्ट गोल्ड जो होता है वो रेड होता है कलर में, लेकिन जैसे जैसे गोल्ड की साइज बढ़ती है, गोल्ड के पार्टिकल की साइज अगर बढ़ती है तो बेटा वो रेड से पर्पल हो जाता है, पर्पल से ब्लू हो जाता है, और फाइनली गोल्डन दिखता है बेटा। तो अपन जो गोल्ड का गोल्डन कलर देखते हैं ना बेटा, उसमें पार्टिकल साइज छोटी है कि बड़ी है? कंपैरेटिवली बड़ी है। फाइनेस्ट गोल्ड जो होता है ना बेटा, वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है बेटा। यानी अगर आपने गोल्ड जो अपन देखते हैं उस गोल्ड में पार्टिकल साइज को छोटा किया तो वो पहले ब्लू कलर का दिखेगा, फिर पर्पल कलर का हो जाएगा, और लास्ट में फाइनेस्ट गोल्ड कैसे कलर का दिखेगा? रेड कलर का दिखेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो कलर बेटा स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और वो वेवलेंथ जो है बेटा वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। किस किस पर बेटा? पार्टिकल की साइज पर, पार्टिकल की नेचर पर, और साथ में ऑब्जर्वर ने किस डायरेक्शन से लाइट रिसीव की है उस पर बेटा। उदाहरण के लिए बेटा मिल्क और वाटर का मिक्सचर ट्रांसमिटेड लाइट में रेड दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड में ब्लू दिखाई दे रहा है बेटा, और गोल्ड फाइनेस्ट जो है वो रेड कलर का है, उससे बड़ा होने पर पर्पल होगा, पर्पल से ब्लू होगा, पर्पल और ब्लू से फाइनली गोल्ड कलर का दिखाई देता है बेटा। ये बात हुई किसकी? कलर की। साइज, नेचर और डायरेक्शन ऑफ रिसीविंग ऑफ लाइट, 3 बातों पर ये डिपेंड कर रहा है बेटा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट। देखिएगा बेटा बात करें मैं ब्राउनियन मूवमेंट की तो बेटा एक सिंपल सी बात है, आपने एक साइंटिस्ट का नाम मुझे पूरा भरोसा है सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन बेटा। सुना है क्या भैया? अरे सुना है क्या? साइंटिस्ट का नाम बेटा रॉबर्ट ब्राउन बेटा, एक बोटनिस्ट था बेटा। कुल मिलाकर आपने नाम सुना हो तो बेटा कुल मिलाकर इसने सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, सुना होगा आपने, रॉबर्ट ब्राउन। कुल मिलाकर ये सेल देख रहा था, और सेल में सेल फ्लूइड होता है, और अपन किसी जमाने में पढ़ चुके हैं कि सेल फ्लूइड जो है बेटा वो भी एक कोलोइडल सिस्टम है। वहां पर डिस्पर्स फेज है सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड, और वो बेटा सोल का उदाहरण है सेल फ्लूइड बेटा। डीएनए आरएनए वगैरह सब घूमते रहते हैं। अब एक्चुअली जब उसने सेल फ्लूइड को देखा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं बिना रुके। जिगजैग बेटा किधर भी जिगजैग बनाना है, इसमें ऐसे नहीं कि आप इसको बेटा पूरा कैसे सोच के रखो कि नहीं ऐसा ही, बेटा कहीं भी जा सकता है। जिगजैग मतलब कोई भी
बैलेंस्ड मूवमेंट नहीं है बेटा, चाहे जिधर चला गया। जिगजैग मूवमेंट करते हुए इसने पार्टिकल्स को देखा और इस मोमेंट को उसके सम्मान में क्या नाम दे दिया गया बेटा, ब्राउनियन मोमेंट। रॉबर्ट ब्राउन था ना बेटा, तो ब्राउनियन मोमेंट इसका नाम दिया गया। क्या है बेटा, zigzag movement of dispersed phase particle due to unbalanced collision by dispersion medium on dispersed phase particle। समझे क्या कि बेटा पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मीडियम जो है उन पर कोलिजन कर रहा है। कैसी, अनबैलेंस, क्योंकि अगर बैलेंस कोलिजन करता तो जिगजैग मूवमेंट नहीं होता, बैलेंस्ड मूवमेंट होता बेटा, फिक्स मूवमेंट होता। लेकिन जिगजैग मूवमेंट है, दैट मींस बेटा जो मीडियम है वो कोलिजन कर रहा है, किस पर, पार्टिकल पर, वो भी कैसी, अनबैलेंस्ड। अरे समझे क्या। और बेटा एक चीज ध्यान रखें कि ब्राउनियन मूवमेंट जो होती है ना कोलोइडल सॉल्यूशन में, कुछ हद तक ये कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है बेटा, स्ट्रिंग इफेक्ट लाती है एक तरह से। मैं कहूँ स्ट्रिंग इफेक्ट में क्या होता है, स्ट्रिंग कर रहे हैं बेटा किसी सॉल्यूशन को, तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमते फिर रहे हैं ना बेटा, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ भी घूम रहे हैं बेटा, स्ट्रिंग इफेक्ट ऑब्जर्व डिफाइन करता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन में, और कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान दें, कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को दो फैक्टर से समझाया जाता है। सबसे मेजर फैक्टर होता है कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज। होता क्या है कि किसी भी कंटेनर में जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं ना बेटा, उन पर चार्ज होता है, और एक सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल होता है सभी पर एक जैसा चार्ज होता है। इस वजह से इनमें रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से घूमते फिरते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहता है। लेकिन अगर आप किसी तरह से इनका चार्ज हटा दो ना, तो ये सारे आपस में चिपक जाएंगे, और ज्यादा मास होने के कारण बेटा प्रेसिपिटाइज हो जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बचता, उसके लिए जरूरी है पार्टिकल्स का घूमना। और कहीं ना कहीं ब्राउनियन मूवमेंट में भी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो दो बातों से आप समझा पा रहे हो बेटा इसको, ब्राउनियन मूवमेंट भी हो रही है, साथ में इस पे चार्ज भी आ रहा है बेटा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा। अब कुछ बातें जो इसमें लिखी हुई है बेटा, क्या कि ये जो मोशन है, ध्यान दें, वो कोलोइडल पार्टिकल की नेचर्स पर डिपेंड नहीं करता। कलर डिपेंड करता है बेटा पार्टिकल्स की नेचर पे, लेकिन ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन साइज पर डिपेंड करेगा, मीडियम की विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। और मैं कहूंगा कि इसे रटो मत, सोचो, अगर पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ी है तो उसका मूवमेंट कम होगा, सीधी सी बात है। और मीडियम की विस्कोसिटी अगर मैं बढ़ा दूं, गाढ़ापन होता है एक तरह से विस्कोसिटी बेटा, चलने में प्रॉब्लम है बेटा एक तरह से, तो विस्कोसिटी अगर बढ़ा दूं तो भी पार्टिकल अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी अगर मूवमेंट करवानी है तो पार्टिकल साइज को छोटा रखा जाए, और साथ में बेटा मीडियम की विस्कोसिटी भी क्या रखी जाए, कम रखी जाए, तो फिर बेटा वहां पर मूवमेंट जो है थोड़ा फास्ट हो पाएगा। क्लियर है क्या भाई। तो बेटा बात ये आती है कि अब इसमें याद क्या क्या रखना है बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट को लेकर के पहला पॉइंट तो बेटा याद ये रखना है कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, जिगजैग मोशन ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल ड्यू टू अनबैलेंस कोलिजन बाय डिस्पर्शन मीडियम ऑन डिस्पर्स फेज। दूसरा पॉइंट बेटा, it does not depend on nature of dispersed phase particle, but for smaller size particle and for less viscous medium there should be Brownian movement would be greater बेटा, यहाँ पर Brownian movement ज्यादा होगी बेटा। क्लियर है भैया सारी बातें। स्ट्रिंग इफेक्ट लेके आता है सॉल्यूशन में, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में इसका भी छोटा मोटा रोल होता है बेटा। ब्राउनियन मूवमेंट के बाद में नेक्स्ट आ जाता है बेटा चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। भाई पहला आपने क्या पढ़ा था भैया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा आपने क्या पढ़ा बेटा इसके बाद में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद में नेक्स्ट आ जाता है भैया टिंडल इफेक्ट। फिर आपने कलर देखा, कलर के बाद में ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट के बाद चार्ज। और कुछ देर पहले ही मैंने एक वर्ड बोला था आपको कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, उनकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज हो, वो भी एक सॉल्यूशन में सारे पार्टिकल पे एक जैसा चार्ज होता है, ताकि उनमें सफिशिएंट रिपल्सन हो सके, और सफिशिएंट रिपल्सन होगा तो वो बेटा सॉल्यूशन को स्टेबल बना के रख सकेंगे। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है बेटा, इस टेबल में तो सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं कि हाँ पॉजिटिव चार्ज सोल ये है और नेगेटिव चार्ज सोल ये है।
जो भी अपन को याद रखने पूछे जाते हैं बेटा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट पूछता है कि हीमोग्लोबिन कैसा सोल है, पॉजिटिव सोल है कि नेगेटिव सोल। तो देखिएगा बेटा कि मेटल का ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हो, चाहे मेटल का ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हो, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज सोल की कैटेगरी में चले जाते हैं। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, खास ध्यान दें बेटा, ब्लड की पूरे की बात नहीं हो रही है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा सोल है बेटा, पॉजिटिव चार्ज सोल है बेटा। ठीक है भैया। उसके बाद में जो बेसिक डाई स्टफ होती है बेटा, वो आप समझ भी सकते हो। देखिएगा इधर कि अगर बेटा बेसिक डाई है, ये उसके सरफेस मान लीजिए। अब बेसिक डाई अगर है बेटा तो एक जनरल टेंडेंसी अपन क्या समझे कि कहीं ना कहीं वो OH माइनस देगा मीडियम में बेटा। वे जो बेस है वो मीडियम में क्या देगा, OH माइनस देगा। अगर उसने मीडियम में OH माइनस दिया तो जहां जो भी फंक्शनल ग्रुप है जिसने OH माइनस दिया होगा उसमें पीछे की तरफ बेटा क्या पॉजिटिव चार्ज बचा होगा क्या भाई, जिसने माइनस रिलीज कर दिया पीछे प्लस ही तो बचेगा। तो ये कैसा सोल बना बेटा, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज सोल। इसी रेस्पेक्ट में अगर आप बेटा एसिडिक डाई स्टफ देखो तो एसिडिक डाई जो है बेटा, एसिडिक डाई जो है ये इसका सरफेस, एसिड जो है वो क्या देगा, H+ देगा। अरे मान लो जैसे COOH है बेटा, अब COOH ने मीडियम में H+ दे दिया लेकिन पीछे क्या बच गया, COO- बचा ना, तो बेटा ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कैसा सोल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज सोल। ठीक है ना बेटा। तो ये आप समझ सकते हो आसानी से, बेसिक डाई स्टफ और एसिडिक डाई स्टफ आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि एसिडिक डाई स्टफ जो है वो H+ देगा मीडियम में तो पीछे नेगेटिव सोल बचेगा, बेसिक डाई स्टफ मीडियम में OH- देगा तो पीछे पॉजिटिव सोल बचेगा बेटा। उदाहरण है बेसिक डाइस्टफ का मिथाइलिन ब्लू बेटा, जबकि एसिडिक डाइस्टफ का है इयोसिन है या कोंगो रेड है बेटा। तो फटाफट से अगर इसे अपन याद कर लें क्या क्या कि मेटल का ऑक्साइड हो या हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हो बेटा वो पॉजिटिव सोल है, बेसिक डाइस्टफ वो भी पॉजिटिव सोल में चला गया जैसे बेटा क्या मिथाइलिन ब्लू, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो भी पॉजिटिव सोल है। नेगेटिव सोल की बात करें तो मेटल और मेटल सल्फाइड नेगेटिव सोल में चले जाते हैं बेटा, मेटल हो चाहे मेटल सल्फाइड्स हो बेटा, पहला पॉइंट बेटा। दूसरा एसिडिक डाइस्टफ इसके अंदर चला जाएगा बेटा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके अंदर एसिडिक डाइस्टफ के कुछ उदाहरण जैसे इयोसिन है, कोंगो रेड है, फिर बेटा स्टार्च है, जिलेटिन है, चारकोल है, ये सब क्ले है, ये सब किसके अंदर चले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल में बेटा। इनका चार्ज आपको याद होना चाहिए बेटा। मैं कह रहा हूं ना सीधा एग्जाम में पूछा जा चुका ऑलरेडी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव चार्ज सोल। पहला ऑप्शन है मिथाइलिन ब्लू, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है बेटा चारकोल। तो आंसर क्या चला गया, चारकोल बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे। ठीक है। तो ये तो कुछ उदाहरण हुए चार्ज के। अब बेटा जब बात चार्ज की चल ही रही है तो उदाहरण के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश की गई कि आखिर कोलोइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज आ रहा है इसकी सरफेस पर वो आ क्यों रहा है। तो बेटा खासकर अपने लेवल पे दो थ्योरीज पढ़ी जाती है, एक तो पढ़ी जाती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी और एक पढ़ी जाती है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी बेटा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी अप्लाइड होती है बेटा मेटल के लिए, खासकर किन के लिए भैया, मेटल के लिए अप्लाइड होती है बेटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी बेटा। ये इमेजिन किया जाता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, कैप्चर किया होगा बेटा अपनी सरफेस के ऊपर, और वो तभी तो बेटा इलेक्ट्रॉन अगर कैप्चर करेंगे तो कैसा सोल बनाएंगे, नेगेटिव सोल बनाएंगे। यानी सारे मेटल जो है बेटा वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल की कैटेगरी में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी इमेजिन की गई है बेटा। हाँ थोड़ा एबनॉर्मल है लेकिन कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी को और किसी भी मेथड से समझा नहीं सकते आप कि उसमें पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होना जरूरी है बेटा, और रिपल्शन होने के लिए बेटा इन्होंने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया होगा बेटा। ठीक है भैया। वैसे भी आप अच्छे से जानते हो बेटा कि ये वो मेटल हैं जिनका SRP पॉजिटिव है।
और एसआरपी जिनका पॉजिटिव होता है ना बेटा, उनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर है तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया होगा अपनी सरफेस के ऊपर और नेगेटिव चार्ज सोल में चले गए होंगे इन द केस ऑफ मेटल। ठीक है, दूसरा केस क्या बताया मैंने, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। अब बात यह कि प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन किसका होता है, कॉमन आयन का। ध्यान दें, किसका होता है, कॉमन आयन का। अब फिर पूरा प्रोसेस सुने कि मान लीजिए किसी रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट बना और उस प्रेसिपिटेट के आसपास में कुछ आयंस एक्सेस में घूम रहे हैं, तो वो प्रेसिपिटेट जो है अपनी सरफेस के ऊपर बेटा किसी एक पर्टिकुलर आयन का प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन करेगा। सरफेस पे क्या करेगा, एडजॉर्प्शन करेगा। और किस आयन का, जो वास्तव में दोनों में कॉमन हो। एग्जाम्पल से और बेटर समझ आएगा बेटा, देखिएगा इधर। देखिए बेटा इधर कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है AgNO3 की Ki के साथ, और मैंने सिचुएशन ऐसी रखी है कि Ki एक्सेस में है, या मैं ये बोल दूं कि मैंने AgNO3 का कुछ अमाउंट Ki में मिला दिया, तो Ki एक्सेस में। रिएक्शन होके बनेगा क्या, AgI इसका प्रेसिपिटेट होता है बेटा डार्क येलो कलर का, और साथ में बनेगा KNO3, और जितने भी नाइट्रेट होते हैं ना बेटा, सारे वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, ये एक्वस कंडीशन मिलेगा। यानी प्रेसिपिटेट किसका मिला, जवाब तो दो, प्रेसिपिटेट मिला AgI का। अब ये क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर बेटा एडजॉर्प्शन करेगा। समझते जाओ बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेसिपिटेट मिल गया और एक्सेस में क्या था, एक्सेस में था Ki, यानी मेरे पास एक्स्ट्रा में अवेलेबल आयन या तो K+ है या I- है। सबसे ज्यादा मात्रा इन्हीं दोनों की अवेलेबल है। थोड़ा बहुत NO3- भी होता है, लेकिन बेटा उसकी भी जरूरत नहीं, एक्सेस में यही दोनों है। अब मेरे पास ये है प्रेसिपिटेट और ये है अवेलेबल आयंस। मैंने क्या बोला कि उसका प्रिफरेंशियली एडजॉर्प्शन होता है जो बेटा कॉमन हो। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इनमें कॉमन आयन कौन सा है, इन दोनों में Ki और AgI में से। जवाब तो दो भाई, I- कॉमन है कि नहीं है। तो ये अपनी सरफेस पर बेटा किसका एडजॉर्प्शन कर लेगा भैया, बोलो, I- का। और कैसा सोल बन जाएगा, जवाब तो दो, क्या ये नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बन गया क्या बेटा, नेगेटिवली चार्ज सोल बेटा, समझे क्या। अच्छा, K+ का क्या होगा, अरे भाई प्लस है, माइनस के पास घूमता फिरेगा। अरे आखिर प्लस है तो माइनस के आसपास घूमता फिरेगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा इससे दूर बेटा। और ये जो है बेटा, इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा काउंटर आयन। लेकिन ध्यान दें, चार्ज डिफाइन करने में इस काउंटर आयन का रोल नहीं होगा। चार्ज डिफाइन करने में बेटा जो ये पहले नंबर पे इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ ना बेटा, चार्ज इसी से डिफाइन होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन भी देखना जरूरी है कि भैया AgI का प्रेसिपिटेट था, क्योंकि सरफेशियल फिनोमिना है तो या तो स्लैश लगाओ या हाइफन लगाओ बेटा, और I- का एडजॉर्प्शन हो गया। कैसा सोल है, नेगेटिव सोल। और K+ जो लिखूंगा ना साइड में, वो किसके लिए लिखूंगा, काउंटर आयन की फॉर्म में पड़ा है बस। क्या समझ आया, जितने एग्जांपल में डील करूंगा उतना समझ में आता जाएगा बेटा आपको। देखिए, वो मान लीजिए कि मैंने प्रोसेस ऐसा करवाया जिसमें AgNO3 एक्सेस में था। अब कैसा सोल मिलेगा, मुझे डिफाइन करना है, सोचना है कि मैंने Ki और AgNO3 मिलाया जिसमें AgNO3 एक्सेस में था, तो मुझे पॉजिटिव सोल मिलेगा या नेगेटिव सोल मिलेगा या सोल मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। तो बेटा रिएक्शन तो वही रहनी है क्या, कि AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा, साथ में KNO3 मिलेगा। ठीक है बेटा।
अब AgI का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, एक्सेस में कौन है भैया, ये है, और ये रहा प्रेसिपिटेट। मुझे बताओ, सोच लो बेटा, ये तो रहा प्रेसिपिटेट और ये रहा एक्सेस में, किसका एब्जॉर्प्शन होगा जो कॉमन हो। अरे कौन है कॉमन इन दोनों में, कौन है कॉमन, कॉमन नहीं बता सकते क्या? अरे भाई Ag प्लस कॉमन नहीं है क्या इनमें बेटा? यानी कैसा सोल बना, अब तो बता दो भाई, ये बन गया कैटायनिक सोल। काउंटर आयन की फॉर्म में NO3 माइनस साइड में घूमता रहेगा बेटा। देखो, अरे क्या समझे कि नहीं समझे, लेकिन वो क्या है बेटा, ये NO3 माइनस यहाँ पर क्या है भाई, ये सिर्फ एक काउंटर आयन है, ये सिर्फ एक काउंटर आयन है बेटा। यहाँ पर ये नेगेटिव सोल बना और ये पॉजिटिव सोल बना। क्या कुछ आया क्या समझ में? अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर अगर हम बराबर में ले लेते, एक्सेस में कोई भी नहीं लेते, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर रेशो में रिएक्शन करवाई, बिल्कुल बेटा मोल कॉन्सेप्ट लगाते हुए, बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपने बराबर रखे कि x ग्राम इक्विवेलेंट इसके और x ग्राम इक्विवेलेंट इसके ले लिए, तो x माइनस x बेटा इसका x और इसका x मिल जाएगा, और बेटा कुल मिलाकर के ना तो ये बचा ना ये बचा। ये प्रेसिपिटेट मेरे पास है। अब ये एडजॉर्प्शन करे किसका बताओ, किसका एडजॉर्प्शन करेगा? ना आपके पास ये एक्सेस में है ना आपके पास ये एक्सेस में है बेटा, और यहाँ पर कॉमन आयन है नहीं। अरे ये साइड में बनेगा, लेकिन AgI के साथ क्या इसमें से कोई कॉमन आयन है क्या? अरे है क्या बोलो, AgI के साथ है क्या कॉमन आयन? नहीं है, तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा, और एडजॉर्प्शन नहीं होगा तो यहां पर कोलोइडल सोल नहीं बनेगा। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ले लिए तो कोलोइडल सोल बनेगा ही नहीं, क्योंकि एडजॉर्प्शन करे किसका, समझे क्या भाई? इसे लिख लेना बेटा पोज करके, मैं इसे अभी रफ कर वापस से हटा दूंगा इसको, और एक सवाल लिखूंगा, फटाफट से लिख लो इसको पोज करके, NCERT में लिख लो चाहो तो। हाँ बेटा, सवाल है, in which of following mixture we will get positively charged soul? पहला है 0.2 मोलर 200 ml AgNO3 प्लस 0.1 मोलर 400 ml Ki। दूसरा बेटा 0.2 मोलर 100 ml AgNO3 प्लस 0.1 मोलर 400 ml Ki। तीसरा है 0.2 मोलर 200 ml AgNO3 प्लस 0.1 मोलर 200 ml Ki। फोर्थ ऑप्शन है बेटा 0.2 मोलर 100 ml AgNO3 प्लस 0.2 मोलर 200 ml Ki। लगाइए दिमाग बेटा भाई, AgNO3 और Ki तय है कि प्रेसिपिटेट तो बेटा किसका है, AgI का। ये प्रेसिपिटेट तो बेटा ठीक है भाई। अब देखिएगा एडजॉर्प्शन किसका करेगा। पहले ये देखो कि एक्सेस में है कौन। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मिलीमोल प्राप्त होंगे ना बेटा,
अरे इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या प्राप्त होंगे? मिलीमोल बेटा, होंगे कि नहीं भाई? तो बेटा कितने मिलीमोल आ रहे हैं? ये आ गए 40 मिलीमोल। और यहां कितने मिलीमोल आए? 40। क्या कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बेटा बराबर आएंगे, वैलेंसी फैक्टर भी एक एक ही है दोनों का, कोई एक्सेस में नहीं है, कोई एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। यहां बेटा कितने हैं भैया बोलो? ये हो गए आपके 20 और ये कितने हो गए बेटा? 40। यानी एक्सेस में कौन है? के आई। अब पहचानो बेटा, एक है मेरे पास के आई और एक है एजीआई, दोनों में कॉमन आयन कौन है भाई? आयोडाइड है कि नहीं बेटा? तो कैसा सोल बना? अरे जवाब दे दो बेटा, क्या नेगेटिव सोल बना क्या बेटा? यहां बेटा कितने हैं भैया? 40 और ये कितने हैं बेटा? 20। कौन ज्यादा है बेटा? AgNO3 बेटा। अब AgNO3 और AgI में से कॉमन कौन है? AgNO3 AgI में से Ag बेटा, तो Ag प्लस को खाएगा और Ag प्लस आ गया चारों तरफ लेटा लेयर में, तो कैसा सोल बना? पॉजिटिव सोल। पॉजिटिव ही तो पूछा था बेटा, आपको आंसर तो हो गया। चलो फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार बेटा, क्या भरोसा ऑप्शन का। हाँ बेटा, कितना प्राप्त हो रहा है? 20 और ये भी कितना प्राप्त, ये प्राप्त हो रहा है बेटा 40 हो रहा है, तो ये ज्यादा है बेटा। तो के आई और एजीआई में कॉमन कौन है? आई माइनस बेटा, तो आई माइनस का एडजॉर्प्शन होगा, कैसा सोल बनेगा? नेगेटिव सोल। अरे अब तो समझ आया क्या बेटा आपको कि प्रेसिपिटेट बनाया, फिर ये देखा कि एक्सेस में कौन है और उस एक्सेस में से उस आयन को सरफेस पे एडजॉर्ब करवा दो जो कॉमन हो, और उसी से बेटा आपको फाइनली चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? आपको पोच करके लिख लेना बेटा, पोच करके लिख लें इसको फटाफट से, बताना फटाफट से। सॉरी, सवाल लिख रहा हूं मैं कि मान लो 2 मोलर 500 ml AgNO3 और 3 मोलर 300 ml KI को मिला दिया, बताओ बेटा कैसा सोल बनेगा? और बनेगा कि भी नहीं? अब तो सोचो फटाफट से बेटा, प्रेसिपिटेट तो तय है कि किसका होगा? AgI का। अब देखो ये कितना रहा बेटा? 1000 मिलीमोल और ये कितना रहा बेटा? ये 900 मिलीमोल। कौन सा ज्यादा है? अरे अब तो बता दो, ऐसे क्या कर भाई? 1000 मिलीमोल ज्यादा है बेटा, तो AgNO3 जो ज्यादा है उसी में से चेक करोगे। AgNO3 और AgI में से कॉमन कौन सा है? Ag, तो ये पॉजिटिव सोल बना देगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अब तो क्लियर है बेटा आपको ये स्थिति? ठीक है भैया, तो ये आपने बेटा ओवरऑल 2 रीजन पढ़ लिए हैं इसके अंदर बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जिसके लिए बेटा बस इतना नाम ही काफी होता है उसके लिए लिखना, और दूसरा आपने पढ़ा प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन जो हो रहा है बेटा, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? जो इसमें पहले से कॉमनली प्रेजेंट हो बेटा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल, एक मेथड तो ये हुआ, और दूसरा मेथड क्या हुआ? ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन बेटा। क्लियर है भैया? चलिए बेटा, बाकी आप ये एग्जांपल इसके देखते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा कि नेगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा बेटा, ये एग्जांपल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है भैया, उसके बाद है बेटा यहां जो बात की गई है, इसके बाद AgI I माइनस के बाद यहां जो नीचे बात की गई है वो बात की गई है काउंटर आयन की, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा हुआ है इसके अंदर बेटा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा इधर क्या स्थिति है बेटा, समझना इधर कि फेरिक क्लोराइड है और इसका हाइड्रोलिसिस करवाया गया है कौन से मीडियम में बेटा? बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करवाया गया है बेटा। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। होगा क्या कि फेरिक का हाइड्रोक्साइड तो बनेगा इससे। अब बेटा मुझे बताइए कि अगर आपने इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक्सेस में है, और OH माइनस जो है वो क्या इसके साथ कॉमन भी है क्या? बिल्कुल है बेटा।
तो इसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन OH माइनस का होगा और कैसा सोल प्राप्त होगा, नेगेटिवली चार्ज सोल प्राप्त होगा बेटा मुझे। लेकिन अगर फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस बिना बेसिक मीडियम के करवा दिया, बिना बेसिक मीडियम के, तो उस स्थिति में बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट तो मिलेगा। लेकिन अब समस्या क्या है कि आपने बेटा सिर्फ पानी लिया हुआ है और पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वो आयंस के फॉर्म में नहीं मिलता आसानी से। तो ऐसी अवस्था में बेटा अब ये एडजॉर्ब करे किसको, करे किसको बेटा, मजबूरी, क्योंकि पानी को तो एडजॉर्ब कर नहीं सकता, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयन की फॉर्म में है नहीं। तो ले दे के इसको दिखाई कौन दे रहा है, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है बेटा, और कुछ मैंने बाहर से मिलाया नहीं, सिर्फ पानी है। तो मैंने बाहर से नहीं मिलाया कुछ भी भाई, सिर्फ पानी है साथ में। तो मजबूरी में अब इसमें से कॉमन आयन किस कौन सा है भाई, कौन सा है बताओ, Fe। और बेटा Fe+3 स्टेट में है और +3 का अगर एडजॉर्प्शन होगा इसकी सरफेस पे तो कैसा सोल प्राप्त होगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल प्राप्त होगा। अरे क्लियर है क्या बेटा। तो वास्तव में क्या ध्यान रखना है कि फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस अगर सिर्फ पानी में करवाया तो आपको पॉजिटिव सोल प्राप्त होता है, और अगर बेसिक मीडियम OH माइनस की प्रेजेंस में करवाया तो बेटा आपको कैसा सोल प्राप्त होता है, नेगेटिव सोल प्राप्त होता है। क्लियर है स्थिति बेटा आप लोगों को। अब एक कंडीशन और है बेटा इसके अंदर, समझने वाली कंडीशन है, देखिएगा इधर कि एक ये दिया हुआ आपको बेटा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखिएगा बेटा पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं बेटा, फिर आप ईमानदारी से एनसीईआरटी की जरूर रीडिंग लगाएंगे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सिचुएशन क्या थी कि AgNO3 था, Ki था, और Ki को मैंने एक्सेस में लिया हुआ था। इसका प्रेसिपिटेट था AgI का, आपको नहीं बनाना है, ये जिसमें सब बना हुआ है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सेस में कौन है, Ki। अगर Ki एक्सेस में है तो बेटा यहां और यहां कॉमन आयन कौन सा है, I माइनस। तो ये अपनी सरफेस पर I माइनस को एडजॉर्ब करेगा बेटा, और इसी की वजह से इस पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखते रहिएगा। अभी बेटा पड़ोस में कौन है, K+ एज ए काउंटर आयन इसके आसपास घूमता फिरेगा। अब ये जो बेटा कैटायन और एनायन की जो कंडीशन बनी ना बेटा, ये इस प्रेसिपिटेट की सरफेस के पास मैक्सिमम होंगी, ज्यादा होंगे बेटा। और क्योंकि एक पॉजिटिव लेयर है एक नेगेटिव लेयर है बेटा, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, बिल्कुल आएगा, और एक अच्छा खासा सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सरफेस के पास। लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे, आप खुद बताइए क्या इनका बल्क जो है बेटा, आप कुछ सोच रहे होंगे कि I माइनस यहाँ आ तो गया दोबारा, अरे भाई ऐसे 5 ही थोड़ी है, कई होते हैं बेटा, घूमते फिरेंगे। लेकिन बेटा देखो मुझे ऐसे बनाना चाहिए और बेटर होगा कि इन आयंस का बल्क बेटा जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे इन आयंस का बल्क कम होता चला जाएगा, बल्क कम होता चला जाता है बेटा। ये जो पहली लेयर बनी ना बेटा यहां तक की, ये होती है फिक्स लेयर। देखो एडजॉर्ब्ड आयन, अरे ये I माइनस कौन सा है बेटा, एडजॉर्ब्ड है बेटा। ये इसका कौन सा आयन है, काउंटर आयन बेटा। और यहां तक की जो लेयर है वो फिक्स लेयर है, उसमें बल्क बहुत ज्यादा होता है बेटा, और अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे बेटा लेयर डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि आयंस का बल्क इसके जितना नहीं होगा, कम होता चला जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता चला जाता है। और बेटा एक आपकी ये फिक्स लेयर बन गई, एक आपकी ये डिफ्यूज लेयर है, इन दोनों लेयर को कंबाइंडली क्या बोल देते हैं बेटा साइंटिस्ट के नाम पे, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्या नाम दिया गया बोलो, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोल देते हैं बेटा। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, उसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। लिख क्या रहे हो, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बेटा, नैतिक जिम्मेदारी आपकी, देखो उसको पढ़ना बेटा, ठीक है ना बेटा। मेरी टारगेट ये है कि कुछ भी ना छूटे ऐसा जो एग्जाम में आ सकता हो बेटा। अब देखिए इधर कि फिक्स लेयर है,
डिफ्यूज लेयर है बेटा, डिफ्यूज क्यों? क्योंकि बल्क ऑफ आयंस कम होता चला जा रहा है बेटा, ठीक है ना। चार्ज इस पहले आयन वाली लेयर से बताया जाता है बेटा, फिर काउंटर आयन आया, फिर बल्क कम होता चला जा रहा है, डिफ्यूज लेयर आ गई, और इन दोनों लेयर को, फिक्स और डिफ्यूज लेयर को कंबाइंडली क्या बोल देते हैं बेटा? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बेटा। और इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल। ध्यान दें, जीटा पोटेंशियल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होता है ना, कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। एक और बात कि वो समझाता कैसे है, आखिर ये समझा कैसे रहा है कि प्लस है माइनस है फिर भी अलग अलग कैसे घूम पा रहे हैं। एक्चुअली इनमें क्या होता है बेटा कि रिपल्शन और अट्रैक्शन एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करे हुए सिचुएशन में होते हैं। भाई के प्लस जो है, के प्लस को रिपेल भी तो कर रहा है, आई माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन के प्लस को रिपेल भी कर रहा है, आई माइनस को रिपेल भी तो कर रहा है। तो सिचुएशन क्या होती है कि जब तक कोलोइडल सिस्टम स्टेबल है, दैट मींस जीटा पोटेंशियल की वैल्यू अच्छी खासी है, उस समय तक बेटा, उस कंडीशन तक इनमें रिपल्शन अट्रैक्शन सब बैलेंस्ड होते हैं और ये स्टेबल होता है बेटा। स्टेबिलिटी डिफाइन करता है जीटा पोटेंशियल बेटा। मैथमेटिकली मैं यहां नहीं जा सकता, एमएससी लेवल की चीजें आती हैं कि जीटा पोटेंशियल ज्यादा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी भी ज्यादा कोलोइडल सिस्टम की बेटा। अब क्या होता है कि ये बात चलती है जब तक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। आपको याद हो तो बेटा एक प्लान पढ़ा था अपन ने, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि मिनिमम रिक्वायर्ड तो रखा जाता है और एक्स्ट्रा में जो हो वो हटा देते हैं बेटा। तो मिनिमम रिक्वायर्ड ये था, लेकिन अगर मैं इसमें और एक्स्ट्रा में कोई इलेक्ट्रोलाइट बाहर से मिलाऊंगा ना, तो वो क्या करेगा कि बेटा इनका जो रिपल्शन अट्रैक्शन बैलेंस्ड कंडीशन में था ना, ये उस बैलेंस को बिगाड़ देता है। अरे सर्कस में भी तो बेटा सारा खेल बैलेंस का ही तो होता है ना बेटा। भाई अगर बैलेंस बना हुआ है, ये रस्सी है बेटा, बैलेंस बना हुआ है तो चलता रहेगा, बैलेंस बिगड़ा और गिर जाएगा बेटा। तो जब तक बैलेंस बना हुआ है तब तक सिस्टम स्टेबल है, लेकिन आपने बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस बिगड़ेगा, और बैलेंस बिगड़ेगा तो सॉल्यूशन भी बचेगा कि खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटाइजेशन हो जाएगा बेटा। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को कि जो पहला आयन आया वो ही चार्ज को डिफाइन करेगा, दूसरा आयन काउंटर आयन है, इन्होंने फिक्स लेयर बनाई, आगे आगे बेटा आयंस का जो बल्क है वो कम होता चला जाएगा, जिसे डिफ्यूज लेयर बोला, दोनों को कंबाइंडली हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोला। पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोला। जीटा पोटेंशियल ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। जब मैं बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट मिलाता हूं तो वो जीटा पोटेंशियल को कम कर देता है बेटा। वो किसको कम कर देता है बेटा? जीटा पोटेंशियल को कम कर देगा और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी घटा देगा। देखिएगा बेटा, दे कंडीशन इसमें सब लिखी हुई एनसीईआरटी बेटा। देखा, द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट्स टू सोल्व सप्रेस द डिफ्यूज डबल लेयर एंड रिड्यूस द जीटा पोटेंशियल बेटा। क्या बोल रहा है कि जीटा पोटेंशियल को कम कर देता है। ध्यान दे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जीटा पोटेंशियल को कम कर देगा। दिस डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन पार्टिकल्स टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड कोलोइड जो है प्रेसिपिटाइज हो जाएगा, उसका बेटा प्रेसिपिटाइजेशन हो जाएगा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा यहां तक कि आप लोगों को? भाई देख बेटा, नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा। बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेटा, तो एक तरह से ये प्रैक्टिकल फिनोमिना एक्चुअली बेटा। क्या देखिएगा, समझाता हूं मैं इसको बेटा आपको कि कंडीशन ये है, आपके पास में एक यू शेप की ट्यूब ली गई है बेटा इसमें, जिसमें प्लेटिनम के एनोड और कैथोड लगा दिए गए बेटा। किसके? प्लेटिनम के कैथोड और एनोड इसमें अप्लाई कर दिए गए बेटा, प्लेटिनम के और एनोड और कैथोड। और इसमें अपन ने बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब सीधी सी बात है कि बेटा जैसे ही आप इसमें करंट सप्लाई करोगे तो अच्छे से आप जानते हो कि करंट सप्लाई करने पर सॉल्यूशन में अगर एनायनिक स्पीसीज हो तो वो एनोड की तरफ भागते हैं बेटा, और कैटायनिक स्पीसीज किधर भागते हैं बेटा? कैथोड की तरफ। एक और बात कि बेटा ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक्सपेरिमेंट है वो खासकर दो बातें साबित करता है। पहली बात ये साबित करता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। क्यों? अगर चार्ज नहीं होगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा।
लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स उस पर चार्ज है। दूसरी बात क्या साबित करता है कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन में सारे पार्टिकल पे, अगर एक ही सॉल्यूशन है तो सारे पार्टिकल पर एक जैसा चार्ज होता है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए देखे गए बेटा। हाँ, वो चाहे तो एनोड की तरफ चले जाएंगे बेटा सारे, अगर एनायनिक स्पीसीज है, और अगर कैटायनिक है तो सारे कैथोड की तरफ चले जाएंगे। दोनों बातें साबित कर देता है। एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें जो एनायनिक स्पीसीज थी बेटा वो सारी की सारी एनोड की तरफ जा रही है। अगली बात क्या कि जब ये सारी स्पीसीज एनोड पे चली जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एनोड पर बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर इनका चार्ज बचेगा कि गायब हो जाएगा? इनका चार्ज गायब हो जाएगा। और अगर बेटा पार्टिकल्स का चार्ज गायब हो गया, देखो जब तक उन पर चार्ज था बेटा वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे बेटा और सॉल्यूशन में बने हुए थे। लेकिन अगर आपने चार्ज हटा दिया तो ये वंडरवॉल अट्रैक्शन की वजह से आपस में चिपक जाएंगे बेटा, और चिपकने के कारण इनका टोटल मास जो है बेटा, मोलर मास नहीं बोल रहा हूँ, टोटल मास जो है इनका बढ़ जाएगा, और टोटल मास बढ़ जाने के कारण ये बेटा बॉटम में चले जाएंगे, पैने में चले जाएंगे बेटा, और ये बोल दिया जाएगा कि इनका प्रेसिपिटाइजेशन हो गया या कोगुलेशन हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एनायन एनोड पर गए तो ऑक्सीडेशन से उनका कोगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटाइजेशन हो जाएगा, और अगर कैटायन कैथोड पे गए, ध्यान दें, कैटायन अगर कैथोड पे गए होते तो वहां पर उनका रिडक्शन होता। कुल मिला के बात ये कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जब एक्सपेरिमेंट होता है ना बेटा, तो फाइनली उसमें आपको बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन जो लिया गया था वो फाइनली प्रेसिपिटाइज फॉर्म में मिलता है। अगर एनायन है तो एनोड पर ऑक्सीडाइज होकर के डिस्चार्ज हो जाते हैं, और कैटायन है तो कैथोड पर रिड्यूस होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं बेटा। समझे क्या भाई? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम पर क्या क्या पॉइंट अब तक मैंने समझाए। पहला पॉइंट दो बातें साबित करता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, वो भी एक जैसा। कैसे समझाया? चार्ज होता है, इसी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं, एनायन एनोड की तरफ, कैटायन कैथोड की तरफ, और सारे पार्टिकल यूनिडायरेक्शनली मूव करते हैं, दैट मीन सारे पार्टिकल्स पर एक जैसा चार्ज होता है एक सॉल्यूशन के अंदर बेटा। एनायन का एनोड पर जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं और कैटायन कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं बेटा। ठीक है भैया। अगला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर और है भी कि डिस्पर्स फेज और मीडियम। एक चीज ध्यान रखें बेटा, पहले भी आपको बोला, आप फिर सुन लीजिए कि फेज और मीडियम का ओवरऑल जो चार्ज होता है ना बेटा, टोटल मिला के न्यूट्रल होता है। तो अगर डिस्पर्स फेज वाले ओवरऑल कोलोइडल पार्टिकल्स बेटा एनायनिक है, नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सोल है, तो उनका जो मीडियम है ना बेटा वो पॉजिटिव होता है, और अगर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल पॉजिटिव है तो मीडियम कैसा होता है? नेगेटिव। अब सुनते जाना बेटा, मैंने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, एसपीएम लगा दी, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर लगाओगे तो उसमें पार्टिकल साइज थोड़ी छोटी होती है, तो छोटी साइज में से डिस्पर्स फेज के बड़े पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे। देखो मीडियम के कंपैरिजन में बेटा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। तो अगर आपने इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी यहां बीच में, तो ऐसी अवस्था में बेटा जो पार्टिकल्स है ना उनका मूवमेंट रुक जाएगा, और सब किसका मूवमेंट होगा? मीडियम का। क्यों? क्योंकि मीडियम पर भी चार्ज तो है, लेकिन उसमें भी क्या समझो कि अगर एनायनिक डिस्पर्स फेज थी, फेज अगर एनायनिक थी, वो एनोड की तरफ भाग रहे थे सारे पार्टिकल, तो फिर इनको रुकने पर मीडियम किधर भागेगा? मीडियम कैथोड की तरफ भागेगा बेटा। ठीक है ना? और कुल मिलाकर बात ये कि अगर बेटा आपने किसी भी तरह से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का मूवमेंट रोक दिया तो मीडियम का मूवमेंट ऑब्जर्व होगा, और मीडियम जब चलता है ना बेटा तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं, और एग्जैक्टली इसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बेटा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हो रहा था। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेटा पार्टिकल्स चल रहे थे एनायन एनोड की तरफ, कैटायन कैथोड की तरफ, लेकिन अगर पार्टिकल्स को रोक दिया गया तो सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम आपको चलता हुआ दिखाई देगा, मतलब, और डिस्पर्शन मीडियम का जो चलना है बेटा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बेटा। एग्जैक्ट नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो बेटा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो वाले बहुत सारे नाम आ गए। एक अपन ने पढ़ा था कभी इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिगार्क मेथड, जो बनाने का मेथड था। एक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोडायलिसिस बेटा, जो प्योरिफिकेशन का मेथड था।
और अब क्या है बेटा, एक आया इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट देख रहे थे खास, और अगर बेटा मीडियम चल रहा है पार्टिकल को रोक दिया गया तो नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, चारों नाम में इलेक्ट्रो आ रहा है बेटा, लेकिन सब अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है बेटा, ये आप लोगों को भैया इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला बेटा कंप्लीट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप एनसीईआरटी से इसके एक बार रीडिंग लगाएं, पूरा समझ आएगा बेटा। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इसके अंदर बेटा, कौन सा, कोगुलेशन या प्रेसिपिटाइजेशन। हाँ बेटा देखिए, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन बेटा, स्पीसीज का जो ओवरऑल कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, अगर उसे प्रेसिपिटाइज कर दें उसी को कोगुलेशन भी बोल दिया जाता है। अब प्रेसिपिटाइजेशन कब होगा समझना, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, कि मान लीजिए कोई भी कंटेनर था जिसमें आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन था, तो उसमें होता क्या है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, और इन चार्ज की वजह से बेटा ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं बेटा, चार्ज की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, और एक दूसरे को रिपेल अगर करते हैं बेटा तो ये आपस में चिपकते नहीं है और कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहता है, बचा रहता है बेटा। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह से अगर इनके चार्ज को उड़ा दिया तो ऐसी अवस्था में वंडरवाल अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में चिपकेंगे, और फिर वही अगर ये आपस में चिपके तो इनका टोटल मास बढ़ जाएगा, टोटल मास बढ़ जाएगा तो ये बॉटम में चले जाएंगे बेटा, कंटेनर के बॉटम में चले जाएंगे, और कंटेनर के बॉटम में अगर ये चले गए दैट मींस ये क्या हो गए, प्रेसिपिटाइज हो गए, कोगुलेट हो गए। तो टारगेट क्या है, टारगेट है कि इन पार्टिकल्स का चार्ज उड़ा दो, क्या उड़ा दो, चार्ज उड़ा दो, अपने आप कोगुलेशन या प्रेसिपिटाइजेशन हो जाएगा बेटा। समझे क्या भाई। अब अपन ने एक और बात मैं बता दूं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक दो तरह के सोल का नाम सुना बेटा अपन ने। फिलिक में फेज और मीडियम की इंटरेक्शन भी होती है बेटा, उसका कोगुलेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। मैं आगे अब जो डिस्कशन करूंगा जो भी कोगुलेशन का मेथड, वो सबका सब किसके लिए डिस्कस करूंगा बेटा, लायोफोबिक के लिए डिस्कस करूंगा। आगे जो भी मेथड मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं ना बेटा, वो सारे किसके डिस्कस कर रहा हूं, फोबिक के। क्यों, या मैं ये कह दूं कि फिलिक में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहां पर मीडियम जो है ना बेटा वो कोगुलेशन इतना आसानी से नहीं होने देता, लेकिन फोबिक में मीडियम कोई इंटरफेयर नहीं करता, कि डायरेक्ट बेटा कोगुलेशन शुरू कर सकते हैं अपन किसके केस में, फोबिक के केस में। तो आपको फोबिक के केस में बस क्या करना है कि पार्टिकल का चार्ज हटाना है भाई। फोबिक का कोगुलेशन या प्रेसिपिटाइजेशन करना है तो मेन टारगेट क्या है कि कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज हटा दो, तो वो आपस में वांडरवाल अट्रैक्शन की वजह से चिपक जाएंगे, उनका टोटल मास ज्यादा हो जाएगा, फाइनली वो कोगुलेट या प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे। यानी टारगेट क्या है बेटा, चार्ज हटाना। क्या टारगेट है, चार्ज हटाना। अब चार्ज कैसे हटा सकते हैं, एक तो अभी मैंने समझाया इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, कि एनायन एनोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे, कैटायन कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे। और मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट जब प्रोसीड किया गया होता है तो फाइनली बेटा अपन को कोलोइडल सॉल्यूशन बचा हुआ नहीं मिलता, वो कोगुलेट हो चुका होता है, प्रेसिपिटाइज हो चुका होता है। तो एक मेथड तो क्या आ गया बेटा, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनायन एनोड पर डिस्चार्ज होंगे, कैटायन कैथोड पर डिस्चार्ज होंगे। पहला मेथड क्लियर है बेटा। दूसरा क्या है, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल। अरे कॉमन सेंस लगाओ बेटा, रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। मुझे बताइए बेटा, अगर दो अपोजिट चार्ज सोल को मिलाया गया, एक कैटायनिक सोल है, एक एनायनिक सोल है, बताना मुझे। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कैसा सोल है, कैटायनिक। पढ़ाया जा चुका है कि मेटल का ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हो, बेसिक डाई स्टफ हो जैसे मिथाइलिन ब्लू और हीमोग्लोबिन, बेटा ये पॉजिटिव सोल में आ रहे थे। मेटल सल्फाइड्स वगैरह ये किस में आ रहे थे, नेगेटिव सोल में। अब सोचना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो पॉजिटिव सोल है और बेटा आर्सेनिक सल्फाइड जो नेगेटिव सोल है, अगर दोनों को मिलाओगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को डिस्चार्ज करेंगे ही सही बेटा, कोई नहीं रोक सकता उनको। और इसको बेटा म्यूचुअल कोगुलेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, म्यूचुअल कोगुलेशन भी कह देते हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल बेटा। क्लियर है भैया, कि फेरिक ऑक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड मिलाया, फेरिक ऑक्साइड पॉजिटिव सोल था, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव सोल था, दोनों एक दूसरे को प्रेसिपिटाइज कर देंगे, कोगुलेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का चार्ज खत्म करेंगे, और चार्ज खत्म होने के बाद में बात ही खत्म हो जाएगी बेटा, कोगुलेट या प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्या बेटा, बाय बॉइलिंग। बहुत सिंपल सी बात है। अपन ने ये पढ़ा था कि जो प्रेसिपिटेट होता है, जैसे AgI का प्रेसिपिटेट है और अगर Ki एक्सेस में लिया हुआ है तो इसकी सरफेस पर I माइनस का एडजॉर्प्शन हो चुका था। कुछ याद आया? अब अगर आप इसे गर्म कर रहे हो, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। बेटा मुझे बताओ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन कम होता है क्या? अरे जवाब तो दो भाई। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होगा। दैट मीन्स ये जो लेयर है यहाँ से हटना शुरू कर देगी बेटा, ये लेयर। और ये लेयर अगर यहाँ से हट गई बेटा तो फिर बहुत सारे स्पीसीज जो है प्रेसिपिटेट की वो आपस में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस चार्ज की वजह से रिपल्शन था वो चार्ज तो रहा ही नहीं, तो आपस में मिल जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे बेटा। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, बाय बॉइलिंग प्रोसेस अगर हो रहा है, बॉइलिंग प्रोसेस से हो रहा है तो भी बेटा बाहर की जो लेयर है, एडजॉर्ब हो चुकी जो लेयर थी बेटा वो वहां से डिफॉर्म हो जाएगी, टूट जाएगी और फाइनली बेटा पार्टिकल्स आपस में चिपक के कोगुलेट हो जाएंगे। एक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक आपने पढ़ा बेटा म्यूचुअल कोगुलेशन बेटा, और एक आपने पढ़ा बॉइलिंग। नेक्स्ट क्या है बेटा, परसिस्टेंट डायलिसिस। समझाता हूं। आपको याद हो तो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस प्योरिफिकेशन के मेथड थे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की इंप्योरिटीज को अपन उसमें से हटा रहे थे बेटा। और प्योरिफिकेशन जब पढ़ाया था तो आपको बहुत ज्यादा जोर देके मैंने समझाया था, बहुत ज्यादा फोकस करके इस बात को, कि सारे इलेक्ट्रोलाइट नहीं हटाने होते, कुछ इलेक्ट्रोलाइट बचाने होते हैं बेटा, ताकि अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स पर बेटा, सॉरी पार्टिकल्स पर जो चार्ज है वो मेंटेन रह सके। लेकिन अगर परसिस्टेंट डायलिसिस कर दिया, नाम में ही आ रहा है परसिस्टेंट, दैट मींस रुके ही नहीं बेटा, लगातार डायलिसिस करते ही जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो लेयर एडजॉर्ब हुई थी आयनों की बेटा वो भी रिमूव हो जाएगी। भाई डायलिसिस मतलब एक लिमिट तक आपको प्योरिफिकेशन करना था बेटा, यानी मैं कहूं कि लिमिट तक इलेक्ट्रोलाइट हटाने थे, लेकिन आप तो रुके नहीं बेटा, कंटिन्यूस बोले नहीं हटाओ, सबको ही हटाओ। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी लास्ट में कि जो लेयर लगी हुई थी ना बेटा लास्ट वाली, वो भी हट जाएगी, और अगर वो लेयर भी हट गई तो बेटा चार्ज भी हट जाएगा और प्रेसिपिटाइजेशन कोगुलेशन हो जाएगा। तो ध्यान दें बेटा, देखो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस प्योरिफिकेशन के मेथड है, जबकि परसिस्टेंट डायलिसिस बेटा कोगुलेशन का या प्रेसिपिटाइजेशन का मेथड है। देखो नाम पे फोकस करना।